हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम क्लासेस। बच्चों, हम पढ़ रहे थे साउंड, आपकी साइंस का चैप्टर नंबर 5। उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें लास्ट वीडियो में पढ़ा ली थी, जैसे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से। उसके बाद इसमें हमने पढ़ा था साउंड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, ये सब इसका वर्किंग कि कैसे वॉइस बॉक्स वर्क करता है और कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है, ये सब पढ़ लिया था हमने। मैंने आपको स्केच भी दिखाया था, लैरिंक्स का फंक्शन बताए थे लैरिंक्स के, और कैसे वेरी करती है ह्यूमन बींग्स में, किस वजह से वेरी करती है ह्यूमन बींग्स में साउंड, वो सब मैंने आपको पढ़ाया था। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। बच्चों, साउंड तो प्रोड्यूस हुई, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर वो साउंड किसी हमारे कानों तक भी पहुंचना होता है उस साउंड को, ताकि हमें सुनाई दे। तो हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है, वो चलती कैसे है, क्या मीडियम है उसका, कैसे हम तक पहुंचती है। तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम्स की ज़रूरत होती है। प्रोपोगेट करने मीन्स वही ट्रैवल करने के लिए उसको मीडियम्स की ज़रूरत होती है। साउंड एयर, वाटर और सॉलिड्स के थ्रू प्रोपोगेट करती है। ओके, एयर के ज़रिए कैसे, जैसे आपका कोई फ्रेंड कहीं जा रहा हो, आप पीछे से उसको आवाज़ लगाते हो तो उसको वो आवाज़ सुनाई दे देती है। कैसे सुनाई देती है? बिकॉज एयर होती है आप दोनों के बीच में, और एयर प्रोपोगेट करती है। एयर से वो साउंड ट्रैवल होते हुए उसके कान तक पहुंचती है। और कुछ एग्जांपल्स जो होती हैं, सॉरी एक्टिविटी भी आपकी टेक्स्ट बुक पे दी गई हैं, जिससे आपको ये प्रूव हो जाएगा कि एयर चाहिए होती है साउंड को प्रोपोगेट करने के लिए। हाँ, साउंड जो होती है वो वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करती है। वैक्यूम मीन्स खाली जगह। आप खाली, आप बोलोगे कि एक खाली कमरा जहाँ पे कोई चीज़ ना हो, चार दीवारें हैं, तो वहाँ पे आप बोलोगे हमें साउंड सुनाई नहीं देगी। वो नहीं, खाली मीन्स जहाँ हवा भी ना हो, बिल्कुल खाली, हवा भी ना हो। अगर ऐसी कोई जगह हो जहाँ हवा भी ना हो, वहाँ आपको साउंड सुनाई नहीं देगी। बिकॉज़ इसको मीडियम चाहिए होता है साउंड को ट्रैवल करने के लिए, और खाली जगह पे में इसको कोई मीडियम नहीं मिलेगा तो हमें सुनाई नहीं देगी। वाटर में ट्रैवल करती है साउंड, इसी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। वाटर में कैसे ट्रैवल करती है उसके लिए भी एक एक्टिविटी आपकी टेक्स्ट बुक पे दी गई है, आप पढ़िए उसको। उसके बाद सारी सॉलिड्स में ट्रैवल करती है साउंड, उसके लिए आपको एक टेबल एंड स्केल की एक्टिविटी दी गई है। एक फ्रेंड टेबल के एक एंड पे रहिए और एक दूसरे एंड पे रह के कान लगा के रखिए। जब हम इसको यहाँ पे नॉक करेंगे आपको आवाज़ सुनाई देगी। इट मीन्स साउंड ट्रैवल करती है सॉलिड्स के भी थ्रू। तो ये कुछ मीडियम थे जिनके थ्रू साउंड ट्रैवल करती है। अब साउंड प्रोड्यूस हो गई, ट्रैवल भी कर गई, हमारे कान तक पहुंच गई, अब हमें कैसे सुनाई दे। अब हम वो पढ़ेंगे कि हाउ वी हेयर साउंड थ्रू एयर। ये ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर है बच्चों, सिंपल स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपके स्टैंडर्ड में यही आपको इतना ही समझ आएगा। ये हमारा आउटर एयर स्ट्रक्चर जिसको पिन्ना कहा जाता है, और फिर एक होल जैसा दिखता होगा कान के अंदर, उसको एयर कैनाल कहा जाता है। उसके अंदर एक एयर ड्रम होता है जिसको एक्सटर्नल एयर भी कहा जाता है। उसके अंदर 3 बूंस होती हैं जिनको मिडल एयर भी कहा जाता है। और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर, दैट इज़ नोन एज इनर एयर। ओके, इसी स्ट्रक्चर को मैंने थोड़ा यहाँ पे और क्लियरली आपको दिखाया है। देखिए, ये पिन्ना है, ये ऑडिटरी कैनाल इसको कहा जाता है। ये एयर ड्रम है, इट्स लुक लाइक ड्रम, ठीक है, एयर ड्रम है। ये 3 बूंस हैं, ह्यूमर, इंकस, स्टेपस, 3 बूंस ऑफ एयर, और स्टेपस ह्यूमन्स की सबसे छोटी बूंद भी है। तो इन 3 बूंस के अंदर इनर स्ट्रक्चर होता है कान का, और वहाँ से मैसेज ब्रेन तक कैसे जाता है, ये मैं 4 स्टेप्स में आपको वर्किंग समझाती हूँ कि हमारा कान काम कैसे करता है और आवाज़ हमें कैसे सुनाई देती है। जब भी कोई आवाज़ आती है वो हमारे कान में ही, हम कान से ही सुनते हैं ना, ठीक है, और कहीं से सुनाई तो नहीं देता है। तो कान में वो आवाज़ आती है। पिन्ना जो होता है, आफ्टर जो शेप होती है हमारे ईयर की, उसका कोई ख़ास काम नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा कलेक्शन साउंड की, हम मतलब कलेक्शन ऑफ साउंड में वो हेल्प करता है। तो उसके ज़रिए साउंड कहाँ चले जाती है, एयर कनाल में। एयर कनाल के पास जब वो साउंड जाती है तो हमारे एयर ड्रम में वाइब्रेशंस होती हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी भी आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छी एक्टिविटी दी गई है कि आप एक टीन का डब्बा लीजिए, उसको दोनों साइड से काट दीजिए। एक साइड से तो खुला ही होगा, दूसरी साइड से भी काट दीजिए उसको, और उसके एक साइड पे बैलून होता है ना आपका, बैलून को बांध दीजिए टाइट करके, रबड़ से बैलून को बांध दीजिए। और
उसके ऊपर आप कुछ रख लीजिए ग्रैन्स, कोई चावल के 2-3 दाने रख लो आप, और जो ओपन साइड है उसकी वहाँ से आप एक आवाज़ मारो, वहाँ से कुछ बात करो, आवाज़ करो। जैसे आप वहाँ से आवाज़ करोगे तो उस मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपके पास आपने चावल रखे हैं वो सारे हिलने शुरू हो जाएंगे, कंपन होने शुरू हो जाएगा वहाँ। तो इससे हमें ये पता चलता है कि साउंड जब हम आवाज़ जब होती है, जब वो हमारे कान तक पहुँचती है, तो जो हमारा एयर ड्रम होता है इसमें भी वाइब्रेशन होती है। इसकी वो वाइब्रेशन जो होती है उन वाइब्रेशंस को ये आगे इन बोन्स में भेज देता है। ये बोन्स उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई मतलब थोड़ा क्लियर करके आगे इनर ईयर में भेज देते हैं। इनर ईयर में जो होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्या रिलीज़ करते हैं, जो न्यूरोकेमिकल मैसेज को रिलीज़ करते हैं। न्यूरोकेमिकल जो मैसेज होता है उन वाइब्रेशंस का न्यूरोकेमिकल मैसेज इन ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक जाता है। ब्रेन उस मैसेज को पढ़ता है और हमें बताता है कि क्या बात है, और हमें समझ आती है कि ये क्या बात है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम करता है। आपको समझ आ गया? आवाज़ आती है ऑडिटरी कैनाल के ज़रिए, ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, बोन्स में भेजता है उस वाइब्रेशन को, बोन्स उस वाइब्रेशन को भेज देती है इनर ईयर में। इनर ईयर में रिलीज़ होता है न्यूरोकेमिकल मैसेज। वो केमिकल जो मैसेज होता है वो चले जाता है ब्रेन में, ब्रेन उसको रीड करता है और हमें समझ आ जाता है कि क्या आवाज़ है ये। ओके, तो ये थी वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर, और ये स्केच है ह्यूमन ईयर के डिफरेंट पार्ट्स का। तो आपको ये ट्राई करना है बनाना। ह्यूमन ईयर की वर्किंग आपको समझ आ गई? ओके, तो ये था हमारा ह्यूमन ईयर बच्चों, और ऐसे हमें आवाज़ सुनाई देती है। मतलब आवाज़ प्रोड्यूस हो गई कैसे? बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आपको पता है आवाज़ प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन से, वो प्रोपगेट करती है मीडियम्स के ज़रिए, और हमें कैसे सुनाई देती है वो सारा प्रोसीजर आपकी टेक्स्ट बुक पे भी दिया गया, आप इसको पढ़िए वहाँ पे अच्छे से। इसके अलावा आपकी टेक्स्ट बुक पे कुछ टर्म्स दी गई हैं जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशन कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जो करती है, ठीक है, फ्रॉम इट्स मैन पोजीशन, उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। जैसे किसी वाइब्रेटिंग बॉडी ने ये वाइब्रेशन बनाई है तो ये मैक्सिमम जो इसने डिस्प्लेसमेंट करी है ये दिस इज नॉन एज एम्पलीट्यूड। ओके, देन फ्रीक्वेंसी हम किसको कहेंगे? द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी वेव्स बन रही हैं, ये देखिए यहाँ पे कितनी बन गई है, 1 2, इसको कहा जाएगा ना ये पूरी एक वेव। यहाँ से आई, यहाँ से ये एक वेव हो गई, 2 यहाँ से यहाँ दूसरी, यहाँ से आई तीसरी, मतलब एक वेव कितनी हुई? यहाँ से आई इधर और इधर पहुँच गई, दैट्स 1 वेव। फिर ये यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ चले गई दूसरी वेव। ठीक है, तो यहाँ बहुत सारी वेव्स बन गई हैं। एक सेकंड में कितनी वेव्स बनती हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ठीक है, अगर एक सेकंड में 20 वेव्स बनती हैं तो ठीक है वो उसकी फ्रीक्वेंसी हुई 20 वेव्स। अब हम उसको कैसे करेंगे? उस फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट एक यूनिट से किया जाता है जिसको हर्ट्ज़ कहा जाता है, और उसको सिंबल HZ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, और जो अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फ्रीक्वेंसी को निकालने का फार्मूला आता है 1/T। अब ये T क्या है? ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम किसको कहेंगे? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट साइकिल ऑफ वाइब्रेशन टू पास ए गिवन पॉइंट। जैसे मैंने आपको बोला ना, यहाँ से ये वाइब्रेशन स्टार्ट हुई, ये आई और ये गई, यहाँ पहुँची। ये यहाँ से जो आई और यहाँ तक जो पहुँची, यहाँ से यहाँ तक, इसको पूरा यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। ओके, वाइब्रेशन को यहाँ से चल के एक पूरी वाइब्रेशन करने में इसको जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। वाइब्रेशंस आपको पता है ऐसे ही चलती हैं, लेकिन एक वाइब्रेशन को यहाँ से आके यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम लगा दैट इज़ 1 वाइब्रेशन। यहाँ से स्टार्ट हुई, नीचे गई, फिर ऊपर आई, दैट इज़ 1 वाइब्रेशन। और इसमें इसको कितना टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में, ये उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो, अगर आपको मैंने बोला कि फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना हो तो आप 1/टाइम कर सकते हो इसको, और अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो आप 1/फ्रीक्वेंसी कर सकते हो। रेसिप्रोकल मीन्स ये उल्टा है एक दूसरे के, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम टेबल एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, ये था फ्रीक्वेंसी और टाइम टेबल, बहुत सिंपल है, सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है इसको। उसके बाद हमारे पास है लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस मीन्स कितना ऊंचा बोलते हो आप, पिच क्या होती है? पिच इज समथिंग
एल्स, ठीक है। लाउडनेस हम किसको लाउडनेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के। अगर एम्पलीट्यूड डबल है तो लाउडनेस 4 मतलब इंक्रीज़ हो जाती है 4 पॉइंट से, ठीक है। नॉर्मल जो हमारी लाउडनेस होती है उसको भी एक यूनिट से नापा जाता है, दैट इज़ नॉन एज डेसिबल, और उसको सिंबल होता है डीबी। जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी सांस की लाउडनेस होती है, ब्रीथिंग की लाउडनेस होती है 10 dB, मतलब 10 डेसिबल। इसी तरह अलग अलग आवाज़ों की अलग अलग लाउडनेस होती है, और अगर लाउडनेस 80 dB से ज़्यादा हो गई तो उसको नॉइज़ कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। डेसिबल इसका यूनिट है। पिच क्या होती है? पिच जो होती है उसको डिटरमाइन करती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस करती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो हमारी पिच जो होती है वो फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होती है। इसको श्रिलनेस या मतलब वो क्या तीखीपन होती है ना आवाज़, एक तीखी आवाज़, उसको पिच कहा जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी तो हाई पिच, लो फ्रीक्वेंसी तो लो पिच। जैसे ड्रम होता है, ड्रम की जो पिच होती है वो लो होती है, लेकिन जो सीटी होती है उसकी हाई होती है। पिच मीन्स सिंपल भाषा में आपको बोलूँ तेज़ आवाज़, एक जो कानों में मतलब चुभ जाए, पिच उसको कहा जाता है, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होती है। उसके बाद हमारे पास है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंडेड। तो ऑडिबल एज वर्ड से पता चलता है कि वो आवाज़ें होती हैं जो हमें सुनाई देती हैं, ठीक है। और इनऑडिबल आवाज़ें वो होती हैं जो हमें सुनाई नहीं देती हैं। जो साउंड्स मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब 20 वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में करें, जो जिन साउंड की वाइब्रेशन 20 वाइब्रेशन होती हैं 1 सेकेंड में, उन आवाज़ों को हम सुन सकते हैं। मतलब अगर 1 सेकेंड में 20 वाइब्रेशन से कम कोई साउंड वाइब्रेट करती है तो वो हमें सुनाई नहीं देगी, ठीक है। कम से कम 1 सेकेंड में जो साउंड 20 वाइब्रेशंस करती हैं उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं। और अगर कोई साउंड 1 सेकेंड में 20,000 से ज़्यादा वाइब्रेशन करती है 1 सेकेंड में, तो वो आवाज़ें भी हमें सुनाई नहीं देती हैं। हमें सिर्फ वही आवाज़ें सुनाई देती हैं जो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में होती हैं। हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो मतलब हमें सुनने के लिए 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की जो आवाज़ें होती हैं वही ऑडिबल होती हैं हमारे कानों को। इससे कम 20 हर्ट्ज़ से कम या 20,000 से ऊपर की जो वॉइसेस होती हैं वो हमें सुनाई नहीं देती हैं। 20,000 से ऊपर की जो हर्ट्ज़ से ऊपर की जो वॉइसेस होती हैं वो डॉग्स को सुनाई देती हैं, ठीक है, एनिमल्स को सुनाई देती हैं, ह्यूमन बींग्स को सुनाई नहीं देती हैं। जो अल्ट्रासाउंड्स वगैरह होते हैं उनमें भी ये साउंड्स मतलब 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की होती हैं, जो कि हमें सुनाई नहीं देती हैं, जो कि मेडिकल प्रॉब्लम्स में आप अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते होंगे वहाँ पे यूज़ होती हैं। तो ये हो गए थे हमारे पास ऑडिबल एंड इनऑडिबल। उसके बाद हमारे पास है नॉइज़ एंड म्यूज़िक। तो नॉइज़ शोर को कहते हैं, अनप्लीजेंट कोई भी आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे उसको हम नॉइज़ कहते हैं। और म्यूज़िक कोई भी प्लीजेंट आवाज़ जो हमारे कानों को अच्छी लगे, स्मूदिंग कोई आवाज़ जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे उसको हम म्यूज़िक कहते हैं। कभी कभी म्यूज़िक भी नॉइज़ पोल्यूशन बन जाता है, नॉइज़ बन जाता है, क्योंकि कभी कभी हम म्यूज़िक इतना लाउडली लाउड स्पीकर्स पे लगाते हैं कि हमारे कानों को नहीं अच्छा लगता है। तो जो आवाज़ हमारे कानों को अच्छी ना लगे वो नॉइज़, जो अच्छी लगे उसको हम म्यूज़िक कहेंगे। सिंपल है, ठीक है। ये हो गया आपके पास नॉइज़ एंड म्यूज़िक भी हो गया। अब हमारे पास है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन आपने बड़े सारे पोल्यूशन पढ़े हैं, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ठीक है। उसी तरह नॉइज़ पोल्यूशन भी होती है। नॉइज़ मीन्स शोर, नॉइज़ शोर को कहा जाता है। तो आपको पता है नॉइज़ भी एक तरह का पोल्यूशन होता है। जब हमारी एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव या अनवांटेड साउंड्स होती हैं तो उनको नॉइज़ पोल्यूशन कहा जाता है, जो कि अनवांटेड मतलब अनचाही आवाज़ें या बहुत ज़्यादा आवाज़ें। फॉर एग्जांपल जैसे गाड़ियाँ चलती हैं दिन भर, आवाज़ें हॉर्न बजा बजा के, या कहीं एक्सप्लोजन हो जाता है, फटता है, क्रैकर्स दिवाली पे जब फटते हैं या किसी भी ओकेजन पे क्रैकर्स फटते हैं, लाउड स्पीकर्स वगैरह शादियों में 5-5 दिन बजते रहते हैं तो कान ख़राब हो जाते हैं लोगों के, जो नेबर्स होते हैं उनको नहीं अच्छी लगती है वो आवाज़ें। दैट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन।
नॉइज़ पोल्यूशन से बहुत सारे हार्म्स भी होते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। लैक ऑफ स्लीप में सो नहीं पाते हैं प्रॉपरली, ठीक है। हाइपर टेंशन हो जाता है, ठीक है। लैक ऑफ स्लीप तो हो गया आपके पास, हाइपर टेंशन हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, इंसान को मतलब एंग्जाइटी हो जाती है, बेचैनी हो जाती है, क्योंकि बंदा अच्छे से सो नहीं पाएगा तो सारा ही सिस्टम ख़राब हो जाता है। और आपके पास जितनी ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन होगी तो आप ऑब्वियसली नहीं रह पाओगे अच्छे से घर में, ना आप अच्छे से सो पाओगे, ठीक है। और अब इसके मेजर्स क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं जो आवाज़ करती हैं, जैसे टीवी है हमारे पास, फ्रिज हो जाते हैं, या कोई रेडियो है हमारे पास, म्यूज़िक सिस्टम्स होते हैं, हमें उन्हें ऑफ़ ही करके रखना चाहिए। जब ज़रूरत हो थोड़ा कम वॉल्यूम पे बजाओ और उसके बाद बंद कर दो उनको, ठीक है। कम यूज़ करना चाहिए। एयर प्लग्स यूज़ करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमें कोई चीज़ सुननी है तो दूसरों को ना डिस्टर्ब करें, आप मोस्टली अपना ही यूज़ करें, उसको अपने कानों तक ही रखें, सीमित रखें, जितनी आप सुनना चाहते हो सुनिए, ठीक है। ऑटोमोबाइल्स के हॉर्न जो होते हैं उनको कम मिनिमाइज़ करना चाहिए, मतलब कम हॉर्न थोड़ा कम रखना चाहिए, वॉल्यूम थोड़ा कम रखना चाहिए उनका। ट्रीज़ को हमें प्लांट करना चाहिए अलॉन्ग द रोड साइड, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ जो है हमें सुनाई ना दे। ऑपरेशंस, इंडस्ट्रियल जो वर्क होता है, कोई भी ऑपरेशन हो, मतलब कोई जैसे रोड कंस्ट्रक्शंस होती हैं या कोई इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शंस होती हैं, इंडस्ट्रीज़ का कोई काम होता है, फैक्ट्रीज़ वगैरह, उनको हमेशा रेजिडेंशियल एरिया से दूर रखना चाहिए, ओके। क्यों, ये जो साउंड होती है ना ये बहुत घातक होती है। कभी कभी बच्चे होते हैं जिन घरों में, या बुज़ुर्ग होते हैं, वो नहीं इतनी ज़्यादा साउंड को बर्दाश्त कर पाते हैं। और अगर हम कंटिन्यूसली हाई साउंड को एक्सपोज करेंगे तो हम बहरे भी हो सकते हैं परमानेंटली, या फिर पार्शियली या परमानेंटली हम बहरे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें नॉइज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। उतना ही नॉइज़ करो जितने हमारे कानों को, मतलब नॉइज़ तो करो ही मत, उतनी ही साउंड क्रिएट करो जो कि हमारे कान सुन सकें आराम से, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था आपका बच्चा ये साउंड का पूरा चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा लिया है।